तो हेलो दोस्तों, इस मैराथन वीडियो में हम लोग यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले बता दें कि एक चैनल है यूट्यूब स्कूल पॉलिटिकल साइंस करके। इन महानुभावों ने इस चैनल की लेवल 3 की मेंबरशिप ली है। इसका कॉस्ट लगभग 2000 रुपये पड़ता है। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे एफर्ट को इतना अच्छा माना कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है। खैर, आप लोग भी इसके साथ मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो ग्रेटिट्यूड है दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग भारत में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। तो हम लोग अब नागरिक समाज संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नागरिक समाज संगठन होते हैं, ये बेसिकली ऐसे संगठन और संघ होते हैं जिनकी स्थापना देश के नागरिकों द्वारा कुछ हितों को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में, थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी के रूप में समझा जा सकता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य से और निजी क्षेत्र में परिवार से अलग है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य से अलग है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के दायरे के बाहर रह के काम करते हैं, हमने पढ़ा भी है था एक जगह। और प्राइवेट स्फीयर में भी ये थोड़ा सा प्राइवेट स्फीयर से भी ये थोड़ा सा फॉर्मल होते हैं। तो ये दोनों ही क्षेत्रों से अलग हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, उससे भी थोड़ा सा अलग है। तो ये स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट के दायरे के बाहर रह के काम करते हैं। और ये परिवार नहीं है, ये निजी क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भारत में नागरिक समाज संगठन के, उनको देख लेते हैं। तो पहला है चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई फाउंडेशन। बेसिकली ये है, इसे हम बाल राहत और बेसिकली इसे क्राई फाउंडेशन कहते हैं। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है जिसे हम सेवा के नाम से भी जानते हैं, और बचपन बचाओ आंदोलन। ये बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको भी याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का है, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना? तो ये याद रखिएगा। फिर है इंटरेस्ट ग्रुप। क्या होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप? तो इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह उन व्यक्तियों का एक समूह होता है जो विशेष रुचि से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं या मकसद या एक समान मकसद हासिल करने और एक प्रकार से जो अपना जो संबंध है उसके प्रति सचेत होते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह उन व्यक्तियों का समूह होता है इनके पास सेम इंटरेस्ट होता है या जो विशेष रुचि से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और एक विशेष मकसद होता है और वो कहीं न कहीं अपना जो ये संबंध है, जो एक दूसरे से जुड़ाव का जो संबंध है, उसके प्रति हमेशा ये सचेत रहते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप के एग्जाम्पल भारत में देख सकते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिन्हें हम संस्थागत हित समूह कहते हैं, और ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जिनमें पेशेवर रूप से नियोजित व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे IPS हो गए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकार से फॉर्मल सेक्टर में है ना, औपचारिक सेक्टर में है, वो इसमें रहते हैं। ये सरकारी मशीनरी का ही एक हिस्सा होते हैं और अपने प्रभाव को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि IAS लोगों का एसोसिएशन हो गया, या IPS लोगों का एसोसिएशन हो गया, सिविल सर्विस एसोसिएशन हो गया। तो जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हैं, पिछली बार RPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मुख्यमंत्रियों का जो समूह है वो किस प्रकार के प्रेशर ग्रुप का उदाहरण है या इंटरेस्ट ग्रुप का उदाहरण है? तो बेसिकली ये भी दोस्तों जो मुख्यमंत्रियों का समूह वगैरह है, ये भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कहीं न कहीं ये सरकार के अंदर ही तो रहते हैं, सरकार के बाहर तो रहते नहीं, ये बात है। फिर है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप या सहयोगी हित समूह। तो ये रुचि अभिव्यक्ति के लिए गठित विशेष समूह होते हैं। रुचि अभिव्यक्ति के लिए, अपने इंटरेस्ट के आर्टिकुलेशन के लिए, अपने जो इनके हित होते हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए गठित विशेष समूह होते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य सीमित होता है और ये सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है भारत में एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप का? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो सकता है, जिसे हम ICC कहते हैं। ट्रेड यूनियन भी हो सकते हैं उसका उदाहरण। ट्रेड यूनियन जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टीचर्स एसोसिएशन,
स्टूडेंट एसोसिएशन सच एज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI। तो ये सब क्या है? ये सहयोगी एसोसिएशनल ग्रुप है। और याद रखिएगा कि ये सरकार के अंदर नहीं होते हैं। अगर सरकार के अंदर से ही कोई ग्रुप बना हुआ है तो इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा। सरकार के बाहर जो भी हो वो एसोसिएशनल होता है। इसमें थोड़ा सा एक प्रकार से हित समूहन की एक प्रकार से थोड़ा सा उस प्रकार की फीलिंग आती है कि ना समूह बनाया गया है जो किसी भी समुदाय या वर्ग की है ना बातों को रखने का प्रयास करता है। फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, जिसे प्रदर्शनात्मक हित समूह कहते हैं। तो प्रदर्शनात्मक जो हित समूह होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि समाज से राजनीतिक व्यवस्था में कमोबेश एक सहज सफलता से है। तो जो प्रदर्शनात्मक हित समूह से हमारा जो तात्पर्य है, समाज से राजनीतिक व्यवस्था में कमोबेश एक सहज सफलता से है, जैसे कि दंगे, प्रदर्शन, हत्याएं इत्यादि। तो बेसिकली इकोनॉमिक जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो थोड़ा सा स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियसली वो पैदा हो जाते हैं, अचानक से पैदा हो जाते हैं और ब्रेक थ्रू वगैरह की बातें करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना। तो इनका जो संबंध होता है राइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, असैसिनेशन, इन सब चीज़ों से होता है इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स का। तो भारत में जो RSS है ना, या RSS जैसे जो बहुत सारे संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन ही क्यों ना हो, वो सब इसके कैटेगरी में आ जाएंगे। इनका मेन काम होता है प्रदर्शन करना बेसिकली, है ना। ये तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं ना, लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो संगठन हैं शामिल रहते हैं, है ना। तो जैसे मान लो लश्कर तैयबा अगर होता भारत में, खैर है नहीं, कभी होगा भी नहीं, इन केस अगर होता तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता, है ना। इसका काम क्या है? राइट्स, असैसिनेशन और ये सब काम करना, है ना। ये लश्कर तैयबा भारत में नहीं है और ये अच्छा उदाहरण है भी नहीं, लेकिन समझाने के लिए बताया गया है। और इसकी तुलना RSS से बिल्कुल नहीं की जा रही है। RSS एक अलग संगठन है जो प्रदर्शन के माध्यम से या एक युवा समूह के माध्यम से काम करता है। खैर, इसका जो कैटेगराइजेशन है, जो इस प्रकार के धार्मिक संगठन है या जो भी संगठन है, उनका कैटेगराइजेशन हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में कर सकते हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है। गैर संगठनात्मक जो समूह होते हैं, ये वंश समूह, जाति या क्षेत्रीय होते हैं जो व्यक्तियों, परिवार और धार्मिक प्रमुखों के आधार पर हितों को स्पष्ट करते हैं। इनकी अनौपचारिक संरचना होती है और इसमें जाति समूह, भाषा समूह आज शामिल होते हैं, जैसे कास्ट एसोसिएशन हो गए, है ना, या लैंग्वेज जो एसोसिएशन होते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आप तो मेन इसका एसोसिएशनल का याद, इंस्टीट्यूशनल का याद रखिएगा और एसोसिएशनल का याद रखिएगा। फिर है प्रेशर ग्रुप, जिन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह एक संगठित सामाजिक समूह है जिसके सदस्य सामान्य दृष्टिकोण, विश्वास या हितों को साझा करते हैं या सरकारी कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश किए बिना सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। भारत के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसे मुद्दों पर सामाजिक आंदोलनों के रूप में दबाव समूह कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सरकार पर बेहतर नीतिगत परिणाम के लिए दबाव बनाते हुए क्रमशः पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जन जागरूकता का प्रचार करने की महत्वपूर्ण कोशिश की है। प्रेशर ग्रुप एग्जाम्पल भारत में क्या हो सकते हैं, तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है बिजनेस ग्रुप्स या व्यवसायिक समूह। इसमें बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि 1834 में स्टैब्लिश होता है, वो भी इसका उदाहरण हो सकता है। फिर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे हम एसोचैम कहते हैं, ये 1920 में आया था। फिर फिक्की, जिसे हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, 1927 में आया था। और ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसोचैम के ऊपर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन भी आ गया, तो याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन है, तो सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1920 में बनता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ये 1947 में बनता है। फिर हिंद मजदूर सभा, ये 1948 में बनती है। भारतीय मजदूर संघ 1955 में बनता है और ये कहीं न कहीं बीजेपी का एलाइड ट्रेड यूनियन है। फिर है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये 1936 में बनता है। अखिल भारतीय विद्या परिषद, ABVP, 1949 में बनता है। और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया,
NSUI ये 1971 में बनता है, ये याद रखिएगा। एग्रेरियन जो ग्रुप्स होते हैं तो ऑल इंडिया किसान सभा ये 1939 में आती है। भारतीय किसान यूनियन ये 1987 में बनता है। फिर है वुमेन्स ग्रुप, तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन WIA ये 1917 में बना था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ये 1927 में बनी थी। विमोचना करके एक संगठन है ना, महिलाओं के लिए, 1979 में बना था। द फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन ये 1980 में बना था। और स्त्री शक्ति संगठन SSS से कहते हैं, ये 1989 में बना था। अब सोशल एक्शन ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं, सामाजिक कार्य समूह की चर्चा कर लेते हैं। तो सामाजिक कार्य जो समूह होते हैं को ऐसे समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामाजिक कार्यवाही के लिए गठित किए जाते हैं, जो अनिवार्य रूप से अहिंसक होते हैं। हालांकि यह उग्रवादी हो सकते हैं, उग्रवादी तो हो सकते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से अहिंसक होते हैं, और इनका गठन सामाजिक कार्यवाही के लिए ना, सोशल एक्शन के लिए इनका गठन किया जाता है। सामाजिक कार्यवाही का कार्य समूहों को परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना होता है। तो द वर्क ऑफ सोशल एक्शन ग्रुप इज टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, तो परिवर्तनकारी चेंज लाना जो सामाजिक कार्य समूह है उनका कार्य क्या होता है, सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी जो है ना, परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना ना, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की बात या इनका उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना होता है। सामाजिक कार्य समूह सार्वजनिक और जन केंद्रित दोनों का आकार ले सकते हैं, ये सार्वजनिक और जन केंद्रित दोनों का आकार ले सकते हैं। जैसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक नीतियों या सार्वजनिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और इन्हें बेसिकली हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक नीतियों या सार्वजनिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सोशल रिफॉर्म, जिसे हम सामाजिक सुधार कह सकते हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सोशल एक्शन या सामाजिक कार्य, तो इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने या मुद्दों का समाधान करने के जानबूझकर किए गए प्रयास शामिल हैं। समाज सुधार सामाजिक सुधार समाज के सुधार के लिए मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को बदलने के लिए संगठित प्रयास करता है। दोनों समानता या न्याय जैसे मानक लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। सामाजिक सुधार सामाजिक क्रिया का एक उपसमूह है जो विशिष्ट सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सामाजिक क्रिया में सक्रियता, वकालत, स्वयंसेवा आदि भी शामिल होती है। सामाजिक क्रिया का दायरा व्यापक है जो सुधार से परे सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न रास्ते पेश करता है। उदाहरण के लिए महिला मुक्ति मोर्चा से महिला मुक्ति मोर्चा दिल्ली राजरा में है। फिर है दिशा द्वारा गुजरात के पंचमहल और सबराकांठा जिले में चेतना मार्च को चलाया गया, चेतना मार्च चलाई गई दिशा फाउंडेशन के द्वारा। अब हम भारत में चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं उनको देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उनको देख लेते हैं। पहला है एक पार्टी का प्रतिनिधित्व या एक पार्टी का प्रभुत्व, वन पार्टी डोमिनेशन। तो जब एक पार्टी का लंबे समय तक प्रभुत्व रहता है तो उसे एक पार्टी प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 1947 से 1967 तक स्वतंत्रता से लगातार अपने एक दल के रूप में प्रभुत्व को बनाए रखा था। हालांकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने केवल 40% से अधिक मतों के साथ बहुमत हासिल किया था, और उसके बाद से अधिक राज्यों में विपक्षी दलों का समेकन देखा गया। विपक्षी दल आपस में आए और कहीं न कहीं 1967 में जो कांग्रेस सिस्टम था टूट गया था। 1967 तक के इस चरण को भारतीय राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व के रूप में जाना जाता है। फिर हमने गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। तो संसदीय प्रणाली में जब कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत से चुनाव नहीं जीतती है तो विभिन्न राजनीतिक दल सहयोग करने और सरकार बनाने का विकल्प चुनते हैं। इस व्यवस्था को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो 1990 के बाद 2014 तक कोalition गवर्नमेंट का ही टाइम था। हालांकि अभी भी कोalition गवर्नमेंट ही चल रही है भारत में। ईवीएम, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये एक प्रकार से वोट को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी चर्चा हमेशा रहती है। कोई भी चुनाव हारे, ईवीएम के कारण हारे। ईवीएम का पहली बार उपयोग जान लीजिए कब हुआ था। तो ईवीएम का पहली बार उपयोग केरल में हुआ था 1982 में, ये याद रखिएगा। 1982 में
इनका पहली बार उपयोग हुआ था, है ना, वीवीपैट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वीवीपैट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित कैंडिडेट को डाला गया है कि नहीं डाला गया। फिर है नागालैंड के इंक्यामन नोक्सेट जो विधानसभा है निर्वाचन क्षेत्र में से उपचुनाव में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया गया। तो बेसिकली जो ईवीएम और है ना वीवीपैट का उपयोग ईवीएम में कब से किया जाने लगा, जब बाई इलेक्शन हुआ था नागालैंड में इंक्यामन नोक्सेक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे। अब नोटा, तो नोटा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नोटा वह विकल्प है जो मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक तौर पर अस्वीकृत का वोट दर्ज करने में सक्षम बनाता है। हम नहीं मानते आपको, हम नहीं चाहते कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, हम किसी को नहीं चुनते, हम किसी को अच्छा ही नहीं मानते कि हमारा प्रतिनिधित्व कर पाए। तो इसमें यही है कि यदि कोई मतदाता नोटा दबाना चाहता है या नोटा दबाना चुनता है तो यह इंगित करता है, या उसके जो बात है वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि मतदाता ने किसी भी पार्टी को वोट देने का विकल्प नहीं चुना। 27 सितंबर 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में पहली बार यह फैसला सुनाया गया कि उपरोक्त में से कोई नहीं दर्ज करने का अधिकार चुनाव में वोट पर लागू होना चाहिए। यह प्रतीक सभी जो ईवीएम्स मशीनें होती हैं उन पर अंतिम पैनल में दिखाई देता है, अंतिम पैनल में दिखाई देता है। पहले सभी कैंडिडेट के नाम रहेंगे, फिर सबसे लास्ट में नोटा रहेगा। ठीक है। नोटा विकल्प का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं को सक्षम बनाना है जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, ताकि वे बिना उल्लंघन के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और उसके जो निर्णय है उसकी गोपनीयता भी बनी रहे। अब हम भारत में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में देखेंगे मई 2023 के अनुसार। तो सबसे पहली जो और सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक सदस्यों में से ये थे। फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी महत्वपूर्ण थे। फिर वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बीजेपी बहुत ही चर्चित दल जो कि अभी भी सत्तारूढ़ दल है। कमल इसका प्रतीक चिन्ह है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। एल.के. आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत इसमें महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। खैर इसमें अटल जी का भी नाम आता है, मुरली मनोहर जोशी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। वर्तमान में जेपी नड्डा ही अभी इसके आधिकारिक रूप से अध्यक्ष बने हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है हथौड़ा, हसिया और सितारा। 1964 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक सदस्यों में ज्योति बसु थे और EMS नंबूदरी-पाद थे और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी हैं। इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आई थिंक सीताराम येचुरी का निधन हो गया, ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी BSP, इनका सिंबल क्या है? हाथी है और 1984 में इस दल का गठन हुआ था। कांशीराम महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने इसका गठन किया था। वर्तमान में सुश्री मायावती जी इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, इसका सिंबल क्या है? पुस्तक है इसका सिंबल। 2013 में PA संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था। वर्तमान में कोनराड संगमा इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी, इसका सिंबल क्या है? झाड़ू है। आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू है। 2012 में इसकी स्थापना होती है। अरविंद केजरीवाल संयोजक बनते हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ये भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, हालांकि अब इनको कहीं से कहीं तक बाहर कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। अब कुछ जो राज्य की पार्टियां हैं उनको बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसका सिंबल साइकिल है और इसकी स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अखिलेश यादव इसके अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, TMC जिसे हम कहते हैं, इसका जो सिंबल है
इसका सिंबल क्या है? जुड़वा फूल और घास। जुड़वा फूल और घास इसका सिंबल है। ममता दीदी इसकी संस्थापिका रही हैं। 1998 में इन्होंने इसका निर्माण किया था और अभी भी यही इसकी अध्यक्ष बनी हुई हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, खैर एनसीपी का जो बेसिकली प्रतीक चिन्ह है घड़ी है, और ये अब एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये पार्टी का दो फाड़ हो चुका है ना। तो चाचा भतीजे की लड़ाई में पार्टी दो टुकड़ों में बट गई है। खैर उसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको देखना है कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस संगमा ने मिलकर की थी। आपने देखा होगा पीएस संगमा की एनपीपी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है, तो ये भी इसमें थे एनसीपी बनाने में, फिर उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली एनपीपी। शरद पवार अभी इसके अध्यक्ष हैं। खैर पार्टी सिंबल है तो वो तो उनके भतीजे को मिल गया है। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन है वर्तमान में इसका अध्यक्ष। फिर है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इसका सिंबल है लालटेन। 1997 में इस पार्टी की स्थापना होती है। लालू प्रसाद यादव इसके संस्थापक थे और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये अध्यक्ष हैं अभी। फिर जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जेडीयू ये बेसिकली इसका सिंबल क्या है? एरो, एरो मतलब तीर। और 2003 में शरद यादव के नेतृत्व में ये पार्टी बनी थी। नीतीश कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीएमके, दिव्य मुन्नेत कजगम, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है राइजिंग सन है, यानी उगता हुआ सूरज है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। सीएन अन्नादुरई इसके संस्थापक थे और एमके स्टालिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष। एआईडीएमके, ऑल इंडिया दिव्य मुन्नेत कजगम, इसकी जो सिंबल है टू लीव्स है, यानी दो पत्ती, इसका एक प्रकार से दो पत्तियां इसके प्रतीक चिन्ह है। 1972 में इसकी स्थापना एमजी रामचंद्रन के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके दो अध्यक्ष हैं ई मधुसूदन है। फिर तेलुगु देशम पार्टी जिसे टीडीपी कहते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है पीली पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि वाली साइकिल। तो साइकिल एसपी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, लेकिन उसका जो पृष्ठभूमि है, जो साइकिल की पृष्ठभूमि है वो लाल कलर की है, आपने देखा होगा। जबकि जो टीडीपी की जो साइकिल है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? पीली है, याद रखिएगा। 1982 में इसकी स्थापना होती है एनटी रामाराव के द्वारा और वर्तमान में एन चंद्रशेखर बाबू नायडू इसके अध्यक्ष हैं और उनकी सरकार भी बन गई है ना। और गठबंधन सरकार में भी महत्वपूर्ण ओहदे में है, या मतलब महत्वपूर्ण पार्टी है उनकी। वर्तमान में गठबंधन सरकार चल रही है। असम गण परिषद एजीपी, इसका सिंबल क्या है? लाल सफेद और नीले रंग का हाथी। 1985 में इसकी स्थापना होती है प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व में और अतुल बोरा इसके अभी अध्यक्ष बने हुए हैं। शिवसेना, इसके भी दो फाड़ हो चुके हैं दोस्तों, अब शिंदे गुट अलग हो गया है। इसका जो प्रतीक है वो धनुष और तीर है, केसरिया रंग में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी 1966 में बाला साहब ठाकरे के द्वारा। खैर अभी उद्धव ठाकरे तो नहीं रह गए हैं, शिंदे यही है इसके अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि दो फाड़ हो गया है और शिंदे गुट को कहीं ना कहीं आधिकारिक शिवसेना मान लिया गया। श्रोमणी अकाली दल सैड या एसएडी, तो इसका जो सिंबल है क्या है? तराजू, तराजू है और इसकी स्थापना 1920 में सरदार सरमुख सिंह चुब्बल और मास्टर तारा सिंह के द्वारा की गई थी। वर्तमान में सुखबीर सिंह बादल इसके अध्यक्ष हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, ये भी महत्वपूर्ण पार्टी है। धनुष और तीर इसका ग्रीन रंग में इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है। 1972 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विनोद बिहारी महतो और हेमंत सोरेन वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बीजू जनता दल बीजेडी, उड़ीसा में बेसिकली पार्टी रोल करती है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। 1997 में नवीन पटनायक इसके संस्थापक बनते हैं और 1900 अभी भी ये एक प्रकार से नवीन पटनायक ही इसके अध्यक्ष हैं। हालांकि पार्टी बदल गई है, सरकार बदल गई है, लेकिन ठीक है। अब जो भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध टिप्पणीकार हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले रजनी कोठारी के बारे में देखते हैं। तो रजनी कोठारी ने जो अवधारणाएं दी हैं को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस सिस्टम की चर्चा की है, कांग्रेस प्रणाली की चर्चा की है, इनका एक कॉन्सेप्ट है। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट या कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जातियों के राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण, ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। पार्टीज ऑफ प्रेशर, दबाव की पार्टियां, ये तीन इनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
इनकी जो पुस्तकें हैं, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970 में आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1900, ये भी 70 में ही बुक आती है। जो इनके व्यू हैं वो देख लेते हैं, इनके क्या विचार हैं। तो इनका मानना है कि भारत में जाति एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। भारत में जाति एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। वह सामाजिक आंदोलनों को गैर पार्टी राजनीतिक संरचनाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वो पार्टी या वो सामाजिक आंदोलनों को गैर पार्टी राजनीतिक संरचनाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये लोकायन के भी संस्थापक रहे हैं। रजनी कोठारी का उल्लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जो एक व्यापक राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक है। हालांकि जैसे-जैसे समय बीतता गया, खासकर जब नेहरू जीवित थे, कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से एक व्यापक फोकस वाला आंदोलन होने से हटकर एक राजनीतिक पार्टी और सरकारी मामलों में लगी एक शासी इकाई बनने पर अधिक केंद्रित हो गई। ये इनका स्टेटमेंट है। रुडोल्फ, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, पहला है ब्लॉक कैपिटलिज्म, जिसे हम बैल पूंजीवाद कहते हैं, और मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, है ना, परंपरा की आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इन्होंने 3 प्रकार के लामबंदी की बात की है, 3 प्रकार के मोबिलाइजेशन की बात की है। पहला है जाति की क्षैतिज लामबंदी या गतिशीलता, फिर है जाति की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, और भारत और जाति की डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ कास्ट, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ कास्ट। ये भी इन्होंने 3 प्रकार के मोबिलाइजेशन या लामबंदी की बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि भारत को ये वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट की संज्ञा देते हैं कि भारत एक कमजोर देश भी है और कमजोर देश है। कमजोर देश भी है और मजबूत देश भी है। मतलब मजबूत है संवैधानिक रूप से, लेकिन कमजोर है बहुत सारे मुद्दों पर, है ना। हमारे यहाँ लाल फीताशाही है, करप्शन है, तो ये कहीं न कहीं हमें कमजोर बनाता है। ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन: द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसे, गांधी इन द वर्ल्ड एंड एट होम। मारन बीनर, इनका जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, जिसे हम दुर्लभता की राजनीति कहते हैं। उन्होंने 2 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। पहली है सभ्रांत संस्कृति, जिसे हम एलीट कल्चर कहते हैं, और दूसरा है मास कल्चर, जिसे हम जन संस्कृति कहते हैं। उनका व्यू क्या है? तो मारन बीनर फोकस्ड ऑन स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, और मारन बीनर है, उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो राज्य की राजनीति है उस पर फोकस उनका रहा। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी: पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया। दूसरा है पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू स्टेट: द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन पैराडॉक्स। फिर मॉरिस जोन्स है, इनका कॉन्सेप्ट है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी वाला संघवाद। और इन्होंने बेसिकली 3 प्रकार के सेंट्रली आइडम्स की बात की है, संत के मुहावरों की बात की है। और उन्हें का मानना है कि 3 प्रकार के डिफरेंट लैंग्वेज भारत में है। 3 जो सेंट्रली आइडम्स हैं, तो पहला है लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशन, लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स, और लैंग्वेज ऑफ सेंट्रली आइडम्स। लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यानी पारंपरिक राजनीति की एक लैंग्वेज है। दूसरा है मॉडर्न या आधुनिक जो पाश्चात्य राजनीति है उसकी भी एक लैंग्वेज है। और कुछ संतों की वाणी है, तो विनोबा भावे जो संत मुहावरे हैं, सेंट्रली आइडम्स हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 से 67 से भारतीय जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको जो सिस्टम था पूरा, उसको डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहते हैं। जबकि जो रजनी कोठारी हैं, उस दौर की जो राजनीति हुई उसको कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली। ये क्या कहते हैं? डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहते हैं, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा। कांग्रेस सिस्टम किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। 1947 से 1966 के बीच के टाइम पीरियड को किसने कहा था डोमिनेंट पार्टी सिस्टम? तो मॉरिस जोन्स ने कहा था। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉलिटिकल मिरेकल, और पॉलिटिक्स मेनली
इंडियन, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब है तुमने जो विचारक हैं पार्था चटर्जी हैं, इनके जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, राजनीतिक समाज की अवधारणा इन्होंने दिया है, पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर व्युत्पन्न प्रवचन डेरिवेटिव डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, और एंटी कॉलोनियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया है, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद की अवधारणा इन्होंने दी है। इन्होंने जो उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसके 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से? एक तो प्रस्थान का चरण या मोमेंट ऑफ डिपार्चर, जब हम लोगों ने जो कॉलोनियल स्ट्रगल है उसको कहीं न कहीं स्टार्ट किया था, एक तो वो मोमेंट था। फिर मोमेंट ऑफ मैन्यूवर, इसकी बात करते हैं तो ये युद्धाभ्यास के समय का मोमेंट है, बेसिकली जहाँ पर युद्ध हुआ था या एक प्रकार से रणनीतिक संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, उसकी बात करते हैं। या ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का समय है, ये मोमेंट ऑफ अराइवल या आगमन का क्षण, तो जब हमें आज़ादी मिली थी तब का ये क्षण बात करते हैं। तो कॉलोनियल स्ट्रगल है, वहाँ पर इन्होंने 3 स्टेज की बात की, मोमेंट ऑफ डिपार्चर जिसे हम प्रस्थान का क्षण कह सकते हैं, फिर मोमेंट ऑफ मैन्यूवर और मोमेंट ऑफ अराइवल। इनके व्यूज देख लेते हैं। तो पार्था चटर्जी भारत में सबाल्टर्न स्टडी कलेक्टिव के संस्थापक रहे हैं, फाउंडर ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव इन इंडिया। तो भारत में सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव के संस्थापक रहे हैं पार्था चटर्जी। फिर चटर्जी ने राजनीतिक समाज का पक्ष लिया, पॉलिटिकल सोसाइटी का पक्ष लिया और सिविल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। पॉलिटिकल सोसाइटी को पक्ष लिया और राजनीतिक सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी या राजनीतिक सोसाइटी का पक्ष लिया और सिविल सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया। और पहली बार सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में अंतर किसने किया था? तो आपको याद होगा हेगल ने किया था, और हेगल के ही अंतर को आगे चल के ग्राम्सी ने अपनाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए खैर वो तो बात की बात है, आगे देखते हैं जो इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें रही हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक थी नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ड कोलन अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। तो बेसिकली जो राष्ट्रवाद है उसे ये डेरिवेटिव डिस्कोर्स मानते हैं, यानी एक बारोड कॉन्सेप्ट मानते हैं। इसे जो वेस्टर्न या पाश्चात्य जो विचार है वहां से इसको कहीं ना कहीं बारो करने का काम किया गया, उधार लेने का काम किया गया। नेशंस एंड इट्स फ्रेगमेंट कोलन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज। फिर है पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नड कोलन पॉपुलर पॉलिटिक्स इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा। फिर एक चीज भूली जा रही थी कि पार्था चटर्जी गेव द आइडिया ऑफ थीमेटिक एंड प्रॉब्लमेटिक। तो बेसिकली इन्होंने विषयगत और समस्याग्रस्त का विचार दिया है, ये याद रखिएगा। फिर है जो सबाल्टर्न थिंकर्स हैं, सबाल्टर्न थिंकर्स में पार्था चटर्जी, रंजीत गुहा और गायत्री स्पिवाक आती हैं, गायत्री स्पिवाक चक्रवर्ती आती हैं। तो रणजीत गुहा की जो पुस्तक है डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी कोलन हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया। गायत्री स्पिवाक की जो पुस्तक है कैन सबाल्टर्न स्पीक रिफ्लेक्शन ऑन द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। रंजीत गुहा और गायत्री स्पिवाक की एक संयुक्त रूप से पुस्तक है सेलेक्टेड सबाल्टर्न स्टडीज। फिर अमर्त्य सेन बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर है, इनका जो अवधारणाएं हैं वो है न्याय क्या क्षमता दृष्टिकोण इन्होंने विकसित किया है, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ जस्टिस डेवलप किया है। फिर इन्होंने महबूबुल हक के साथ मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर जो इनके व्यूज हैं, इनके विचार हैं, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम की बात की है, और यहीं से इनका कैपेबिलिटी जो अप्रोच है निकल कर आता है कि हमारी जो फ्रीडम है वो हमें ऐसे टूल्स उपलब्ध कराए जिसके माध्यम से हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इसे ही कहीं ना कहीं मेंटल फ्रीडम हम कह सकते हैं। तो जो अमर्त्य सेन उन्होंने 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की है। पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसे हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है सोशल फ्रीडम जिसे हम सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। चौथी है ट्रांसपेरेंसी गारंटीज, यानी पारदर्शिता की गारंटी होनी चाहिए। और चौथा है पांचवा है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, सुरक्षात्मक सुरक्षा की बात करते हैं। अब इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें पहली पुस्तक है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स कोलन एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये फ्रीडम को डेवलपमेंट की बात करते हैं, फ्रीडम
इस प्रकार से हमें दी जाए कि हम अपना सर्वांगीण विकास या डेवलपमेंट कर पाएँ। और डेवलपमेंट कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होगी। कैपेबिलिटी तो एक व्यक्ति को बार बार मछली देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। इस प्रकार की अवधारणा को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। इनकी पुस्तक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, 2005 में आई थी। आइडेंटिटी एंड वायलेंस और आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। अब ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में देखते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन बेसिकली, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा कि नेहरू, पटेल और आज़ाद, डॉक्टर प्रसाद की टीम, जो नेहरू पटेल और आज़ाद और जो प्रसाद की, जो बेसिकली डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की जो टीम थी, ये एक ओलिगार्की थी। तो नेहरू, पटेल, आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पूरी टीम थी, चौकड़ी थी, इसे वो ओलिगार्की कहते हैं, यानी इसे कुलीन तंत्र की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनका मानना है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों ही संविधान की अंतरात्मा है। फिर इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कोलन इंडियन एक्सपीरियंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोलन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। अतुल कोहली की जो कॉन्सेप्ट है क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है, यानी शासन क्षमता का संकट। इनके व्यूज क्या है? अतुल कोहली के लिए शासन क्षमता का संकट कांग्रेस प्रणाली का टूटना है। जब से कांग्रेस प्रणाली टूटी है तो ये कहीं ना कहीं शासन क्षमता का संकट है, और इसकी जगह लेने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल की अक्षमता, यही है शासन संकट। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द स्टेट एंड द पॉवर्टी इन इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया। अब है पॉल ब्रास। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, भारतीय राजनीति में गुटबाजी, फैक्शनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, फोकस इसका राइट्स पर रहा, दंगों पर, फियर एंड भय पर, और टिपिडेशन, जिसे हम घबराहट कहते हैं, पर इसका फोकस रहा है। जो पॉल ब्रास है उनका फोकस रहा है। और इन्होंने सामूहिक हिंसा के रूप में आधुनिक भारत में दंगे और नरसंहार की चर्चा की। तो बेसिकली जो दंगे और नरसंहार हैं भारत में, जो आधुनिक भारत में हुए हैं, उन्हें ये कलेक्टिव वायलेंस या सामूहिक हिंसा का नाम देते हैं। पॉल ब्रास ने उत्तर भारत की राज्य राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर एक भारतीय राज्य में गुटी राजनीति, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट कोलन द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश, पॉल ब्रास की पुस्तक है। फिर लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब क्रिस्टोफी जेफरी लॉट, ये भी महत्वपूर्ण थिंकर हैं। तो इन्होंने साइलेंट रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है, साइलेंट रेवोल्यूशन का, मौन क्रांति का, और इनकी साइलेंट रेवोल्यूशन एक पुस्तक भी है, ये भी याद रखिए। और उन्होंने इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन की चर्चा की है, इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो भारत में जो मौन क्रांति हुई है या जो साइलेंट रेवोल्यूशन रहा है, वो क्या रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया है ना, जो उत्तर भारत है, वहां पर किस प्रकार से जो पिछड़ी जातियां हैं, लोअर कास्ट है, उनका उदय होने की जो घटना है, उसे ही ये मौन क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं। पुस्तक है रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर है हिंदू नेशनलिज्म कोलन आ रीडर। फिर नीरा चंदोखे, इनकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इनका मानना है, यह दर्शाता है कि एनजीओ अपने लक्ष्यों को उन जमीनी स्तर के आंदोलनों के साथ कैसे संरेखित कर सकते हैं जिसके साथ वे सहयोग करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है कि एनजीओ अपने लक्ष्यों को उन जमीनी स्तर के आंदोलनों के साथ कैसे संरेखित कर सकते हैं जिनके साथ वे सहयोग करते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द कंसीट ऑफ सिविल सोसाइटी, 2003 में आती है, द कंसीट ऑफ सिविल सोसाइटी। फिर अरविंद पनगड़िया, 1980 के दशक की जो वृद्धि का श्रेय है, 1980 के दशक की वृद्धि का श्रेय उदारीकरण, निवेश और सरकारी उधारी, आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने और औद्योगिक विस्तार को दिया जाता है। तो बेसिकली 19वीं सदी की जो वृद्धि का श्रेय है वो उदारीकरण, निवेश और सरकारी उधारी, आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने और औद्योगिक विस्तार को दिया जाता है। ये जो पुस्तक है इंडिया इन 1980s एंड 1990s आ ट्रायम्फ ऑफ रिफॉर्म्स, 2004 में पुस्तक आती है, एम.एस. श्रीनिवासन। तो बेसिकली एम.एस. श्रीनिवासन भारत में जात की राजनीति पर आधुनिक तकनीक और प्रतिनिधित्ववादी राजनीति के प्रभाव पर चर्चा की है। वह
आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जातियों के बीच क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर एकजुटता को भी नोट करते हैं। धारणा के विपरीत आधुनिक तकनीक ने वास्तव में संचार और जागरूकता को सक्षम करके जातीय एकजुटता को बढ़ावा दिया है, ऐसा उनका मानना था। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया कोलन एंड अदर एसेज 1962 में इनकी पुस्तक आती है। और एम.एन. श्रीनिवासन से संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जिसे हम संस्कृतवाद का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जुड़ा हुआ है। बेसिकली संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सो कॉल्ड तथा कथित लोअर कास्ट हैं, जब वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ती हैं, तो वो कहीं न कहीं जो अपर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसके रहन-सहन, खान-पान पद्धति को अपनाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा-सा अपना जो स्टेचर है समाज में, अपना जो स्टेटस है समाज में, उसको बढ़ा पाएँ या अपर कास्ट के समान बन पाएँ। इसलिए एक प्रकार से संस्कृताइजेशन हो जाता है। जो लोअर कास्ट है उनका भी, वो भी वही नियम, वही कानून, वही पद्धतियाँ, वही रहन-सहन, खान-पान पद्धति अपनाने लगते हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट या अपर कास्ट तथा कथित अपर कास्ट अपनाती हैं। जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो सामाजिक आंदोलन को निरंतर कार्यवाही समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो राज्य के खिलाफ निर्देशित होता है और राज्य की नीति या व्यवहार में बदलाव की मांग के रूप में आता है। शब्द जो सामाजिक आंदोलन है, इसे लॉरेंज वान स्टीन ने दिया था। एम.एस.ए. राव भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर रहे हैं। उनका मानना है, उन्होंने क्या लिखा है कि सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तन, उनका जो महत्वपूर्ण एक वर्ग है या उनकी जो रचना है या उनका जो बुक है, सामाजिक सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कोलन अ स्टडी ऑफ टू बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1979। घनश्याम शाह ने जो महत्वपूर्ण वर्क किया है सोशल सामाजिक आंदोलनों के बीच में, उनके जो महत्वपूर्ण वर्क हैं, सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1990 में ये पुस्तक आती है। सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट 2002 में ये पुस्तक आती है। दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 2001 में ये पुस्तक आती है। अब जो ट्राइबल मूवमेंट रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो जो ट्राइबल मूवमेंट है उनके हम 3 चरणों को देख सकते हैं। पहला चरण 1795 से 1860 के बीच में देखा जा सकता है। दूसरा चरण 1860 से 1920 के बीच में देखा जा सकता है और तीसरा चरण 1920 से 1947 के बीच में देखा जा सकता है। तो जो मेजर ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं 1795 से 1860 के बीच में, उनको देखते हैं। पहले तो चुआर रिवोल्ट हुआ था, ये 1768 से 1799 के बीच में चला था। तो यह उत्तर पश्चिम मिदनापुर के निवासी चुआरों द्वारा जमींदारों द्वारा लगाए गए भारी कर के खिलाफ यह आंदोलन था। बेसिकली कोल रिवोल्ट ये 1829 से 1839 के बीच में होता है। तो कोल जनजाति छोटा नागपुर रीजन में रहती है। फिर कोल जनजाति के लोगों ने करों के खिलाफ नाराजगी जताई और कुछ अधिकारियों को उनके द्वारा मार भी दिया गया था। संथाल जो रिवोल्ट होता है 1855 की घटना है, ये 1855 में होता है। तो यह एक विशाल जनजाति विद्रोह था जो कि 1855 में अंग्रेजों और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, क्योंकि जमींदारों ने संथाल भूमि को अपना बना लिया था। जमींदारों ने संथाल भूमि को अपना बेसिकली जमींदारों ने क्या किया था कि संथाल जो भूमि थी या जो जंगली भूमि थी, जो जहाँ पर संथाल निवास करते थे, उस पर अपना दावा ठोक दिया था। किसने? जमींदारों ने। इसलिए ये जो आंदोलन है ब्रिटिशर्स और जमींदारी सिस्टम दोनों के खिलाफ था 1855 में। फिर इसमें 1854 में वीर सिंह ने पहले विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर 1855 में सिद्धू कान्हू ने दूसरे विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब परलकोट जो रिबेलियन हुआ था 1825 में, परालकोट विद्रोह, ये 1825 में परलकोट या परालकोट विद्रोह अबुझमारिया ये जनजाति है द्वारा विदेशी शासन के विरोध का प्रतीक था, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। खोंड अपराइजिंग ये 1856 से 1855 के बीच में होती है। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही की कि उन्होंने कांध की जो मानव बलि की प्रथा है को शुरू करने में अन्य विनय और बाद में बल के माध्यम से समाप्त कर दिया था। बेसिकली जो खोंड जनजाति है वहां पर मानव बलि की प्रथा थी, जिसको अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। पहले तो कहा बेटा मान जाओ, फिर अगर नहीं मानेगा तो कानून के माध्यम से इसको समाप्त करवा दिया था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन था। फिर है मुंडाने या
मुंडे उल गुलाम जो मूवमेंट है 1899 से 1900 के बीच में होता है। तो कुनकट्टी व्यवस्था थी का स्थान जमींदारी व्यवस्था ने ले लिया था, और जो इस आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा जी, उन्होंने लोगों को विद्रोह के लिए संगठित किया था। याद रखिएगा, भील अपराजिंग 1817 से 1819 के बीच में होती है। तो इस जनजाति ने अपने नए आकाओं के खिलाफ, जो कि अंग्रेज थे, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अंग्रेज थे, क्योंकि कंपनी कृषि प्रथाओं में कठिनाई पैदा कर रही थी। मुख्य नेताओं में से सेवाराम प्रमुख थे। हलवा रिबेलियन ये कब हुआ था? 1774 में हुआ था हलवा विद्रोह। तो चालुक्यों के पतन के बाद वर्ष 1774 में मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ हलवा विद्रोह हुआ था। मारिया रिबेलियन ये 1842 से 63 के बीच में हुआ था। तो मारिया जनजाति का विद्रोह बस्तर में एक दीर्घकालीन विद्रोह था, याद रखिएगा। यह स्पष्ट रूप से मानव बलि की प्रथा को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। मानव बलि की प्रथा को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। फिर है तारापुर विद्रोह, 1842 से 1854 के बीच में होता है। तो तारापुर विद्रोह वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी विद्रोह का एक बड़ा उदाहरण है। बस्तर की आम जनता विदेशी शासकों के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। फिर बोडो मूवमेंट, ये 1987 में होता है। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में बोडो को एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है। बोडो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपना अलग राज्य बनाना था। झारखंड मूवमेंट, बिहार में झारखंड आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों का एक आंदोलन है, जिसमें बसे हुए कृषिविद शामिल हैं, जो वैष्णववाद के प्रति संवेदनशील हैं। 5 दशक से अधिक समय तक चले आ रहे आंदोलन का अंत एक अलग झारखंड राज्य के गठन के साथ ही हुआ था। रानी गाइडनलू, इनके बारे में देखते हैं। तो रानी गाइडनलू मणिपुर की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी, याद रखिएगा। वह रोंगमेई जनजाति से थी, जो 3 जेलियानग्रोंग जनजातियों में से एक थी। फिर गाइडनलू बारे में और देखते हैं। तो क्रांतिकारी दुनिया से गाइडनलू का परिचय 13 साल की उम्र में हुआ, जब वह हेराका आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था, उसमें शामिल हुई थी। हालांकि यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक स्वर भी देखने को मिला था। 17 साल की उम्र में गाइडनलू ने गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया था। उन्होंने जेलियानग्रोंग जनजाति के लोगों से करों का भुगतान करने या उनके साथ सहयोग करने से इनकार करके अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का नारा दिया। उन्हें पहाड़ियों की बेटी, डॉटर ऑफ हिल्स, कहा जाता है। उन्हें 1996 में ताम्रपत्र 1972 में जो हुआ था, पद्म भूषण 1982 में, विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार मरणोपरांत उनको सेवा के लिए 1996 में दिया गया था। तो नमस्ते दोस्तों, भारत में हम लोग दलित आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो लिस्ट क्या है दलित आंदोलन की, उनको देखेंगे पहले। तो सबसे पहले नायर आंदोलन हुआ था 1861 में। 1861 में सीबी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1861 में। फिर है सत्यशोधक आंदोलन, ये 1873 में शुरू हुआ था और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में। कहाँ? महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी आंदोलन हुआ था 1916 में। जस्टिस पार्टी जो आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था। 1916 में डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था और 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन भी किया गया था। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना 1916 में की गई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये 1925 में होता है। तो 1925 में ई.वी. रामास्वामी नाइगर या पेरियार के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1910 में कुडी अरासू पत्रिका पेरियार द्वारा शुरू की गई थी। फिर है डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, इसे हम महार आंदोलन के नाम जानते हैं, 1924 में हुआ। इसे हम दलित वर्ग आंदोलन या महार आंदोलन कह सकते हैं, 1924 में हुआ। तो 1924 में बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में यह हुआ था। 1924 में दलित वर्ग संस्थान की स्थापना हुई। 1924 में दलित वर्ग संस्थान की स्थापना हुई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की शुरुआत हुई। तो बेसिकली मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत की शुरुआत हुई कब? 1927 में। और समाज समता संघ की स्थापना 1927 में ही हुई थी। समाज समता संघ की स्थापना भी 1927 में हुई थी।
कांग्रेस हरिजन मूवमेंट ये 1932 में हुआ था। कांग्रेस हरिजन मूवमेंट 1932 में हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। और हरिजन एक साप्ताहिकी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1933 में। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में होती है। तो 1936 में B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, जिसमें समाज के सभी दबे हुए वर्ग शामिल थे, दलित, गैर ब्राह्मण, किसान और श्रमिक। लेकिन दलितों और गैर ब्राह्मणों के बीच मतभेद को समेकित और हल करने में ये असमर्थ थे। बेसिकली दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में आता है। तो दलित के उद्भव के साथ 1972 में पैंथर्स नए जाति विरोधी आंदोलन की पहली लहर अस्तित्व में आई, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व अछूत युवा इसमें शामिल हुए। दलित पैंथर की स्थापना 1972 में नामदेव दसाल ने की थी। बहुजन समाज पार्टी इसकी स्थापना 1984 में होती है। 1984 में BSP दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की पार्टी के रूप में अस्तित्व में आती है। बसपा पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बामसिक की एक राजनीतिक शाखा के रूप में उभरी थी। बेसिकली ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसिक के एक राजनीतिक शाखा के रूप में ये उभरी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? कांशीराम जी थे, ये याद रखिएगा। फिर है जो दलित नारीवादी साहित्यिक जो आंदोलन हुए हैं उनमें देख लेते हैं। तो संवादनी दलित स्त्री साहित्य मंच दलित महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाला एक अग्रणी साहित्यिक मंच है। इसने दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन 1960 के दशक को जन्म दिया, जिसने विविध दृष्टिकोणों के लिए जगह प्रदान की और अक्सर नजरअंदाज किए गए महत्वपूर्ण सवालों को उठाया। इन चर्चाओं ने नारीवाद में ब्राह्मणवादी मापदंडों को चुनौती दी, भारतीय महिला आंदोलन की आलोचना की और भारत में फुले और अम्बेडकरवादी नारीवादी विचार को पुनर्जीवित करने का काम किया। हम किसान आंदोलनों को देखेंगे तो जो ब्रिटिश काल के दौरान किसान या किसानों के कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष थे, उसमें भील आंदोलन था। ये 1822, 23, 1837 से 60 के बीच में रहा। फिर डेक्कन पेजेंट मूवमेंट है ना, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में होता है। मोपला रिवोल्ट 1821 में होता है। फिर है मुसलही सत्याग्रह 1921 से 23 के बीच में, 1921 से 24 के बीच में होता है। स्ट्रगल ऑफ वर्लीज ना, वालियों का संघर्ष 1945 में होता है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1830 से 33 के बीच में होता है। फिर गांधी जी के द्वारा 3 जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे उनको देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1918 से 1919 के बीच में रहा। बरदौली सत्याग्रह 1925 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अब हम लोग स्वतंत्र भारत के बाद के किसान आंदोलन देखते हैं। तो इसमें तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946-47 में। तेभागा मूवमेंट हुआ था 1946 से 49 के बीच में। कड़ोगू सत्याग्रह 1951 में हुआ। नक्सलवाड़ी मूवमेंट 1967 में हुआ। और लास्ट में लालगढ़ आंदोलन हुआ था 2009 को। अब किसान विरोध या फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हुए हैं 2020 में, भारत में किसानों ने 3 नए कृषि संबंधी कानूनों का विरोध किया, जो इस प्रकार थे। 3 नए कानून कौन कौन से थे किसानों से संबंधित? तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक था। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। बेसिकली मूल आश्वासन और किस सेवा विधेयक 2020 का किसान शक्तिकरण संरक्षण समझौता ये बेसिकली था। फिर एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट बिल हुआ था ये 2020 में। इन तीनों का यानी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ये इन तीनों का कहीं ना कहीं इन तीनों बिलों का फार्म जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें विरोध किया गया था। अब जो वुमेन मूवमेंट हुई है, महिला आंदोलन, उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महिला जो संगठन है सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं। तो सखी समिति, इसकी स्थापना 1886 में होती है। सखी समिति की भारतीय महिला परिषद की स्थापना 1909 में होती है। भारतीय महिला परिषद की स्थापना 1904 में होती है। सॉरी, भारत स्त्री महामंडल इसकी स्थापना 1909 में होती है। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1917 में होती है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 में बनाई जाती है। फिर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में बनती है। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट
स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब आता है? 1954 में आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। फिर द हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1955 में आता है। द अडॉप्शन एक्ट 1956 में आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आता है। द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में आता है। तो बेसिकली इसमें महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 में आता है। फिर द कमीशन ऑफ सती प्रोहिबिशन द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में आता है। तो महिलाओं सती रोकथाम अधिनियम 1987 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आता है। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडसल एक्ट 2013। तो बेसिकली कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में आता है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ही आता है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में आता है। अब एक चिपको मूवमेंट है, उसको देख लेते हैं चलते चलते। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली 1973 में उत्तराखंड में उभरा था, जब ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा राख के पेड़ों को काटने से इनकार करने का विरोध किया था। गांधीवादी कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में यह आंदोलन फैल गया, क्योंकि ग्रामीणों ने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी नियंत्रण और पारिस्थितिक क्षति के बिना आर्थिक विकास की मांग की थी। वन श्रमिकों के बीच शराब की लत से निपटने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन की सफलता के कारण हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा और पूरे भारत में इसी तरह के जमीनी स्तर के आंदोलनों को प्रेरित किया गया, जो दूर की सरकारी नीतियों के प्रति ग्रामीण असंतोष को दर्शाता है। रिफ्लेक्टिंग रूरल डिसकंटेंट विद द डिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर है जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए, पहला आयोग था धार आयोग, ये 1948 में बनता है। धार आयोग या धार आयोग ये 1948 में बनता है। और इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। मेंबर इसमें जगत नारायण लाल और पन्ना लाल थे। 17 जून 1948 को संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के धर थे। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के विचार को खारिज कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जेबीवी कमेटी बनती है 1948 में ही। इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीठाभी सीतारमैया। और इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को मानना अस्वीकार कर दिया था। फिर फजल अली आयोग बनता है 1953 में। इसके अध्यक्ष फजल अली ही थे। जो अन्य सदस्य थे उसमें के एम पणिक्कर थे और के एन हिंजूरी थे। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? तो बेसिकली जो फजल अली आयोग ने पहली बार राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को एक आधार माना जाएगा, ऐसी मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को या एक भाषा एक राज्य के विचार को खारिज कर दिया। हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में। लेकिन आप कहो कि एक भाषा है, कोई भी भाषा है, उसके आधार पर एक राज्य बना दो, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, तो सैकड़ों राज्य तो नहीं बन सकते ना। और जो 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी ही सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता का संरक्षण करना और वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहारिता भी कहीं न कहीं राज्यों के गठन के लिए जरूरी है। फिर है जो क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं, राज्यों के गठन किस प्रकार से कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। उसकी जो कालक्रम है, उसका जो पुनर्गठन का कालक्रम है उसको देख लेते हैं। तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य होता है। 1960 में बॉम्बे राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात से विभाजन किया गया, या गुजरात में विभाजन किया गया। बॉम्बे जो राज्य है उसका महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन किया गया। फिर 1963 में नागालैंड को असम से बनाया गया। 1963 में 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य, जिसे हम पिप्सू के नाम से जानते थे, से निकल कर आए। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। 1972 में 1975 में सिक्किम भारतीय
संघ का हिस्सा बना। 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्य बन गए, इंडिपेंडेंट राज्य बन गए। सन 2000 में 3 नए राज्य, जिन्हें उत्तरांचल ये यूपी से बनाया गया था, जिसे बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना गया। झारखंड बिहार से काटकर बनाया गया था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया था। फिर है 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया और ये भारत का बनने वाला 29वां राज्य था। 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है, जिसकी एक अपनी विधायिका होगी, और लद्दाख को एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होगी या विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख की विधानसभा नहीं है, कश्मीर की विधानसभा है, लेकिन दोनों ही केंद्र शासित राज्य हैं। और 2024 तक अभी तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो डिमांड है स्टेटहुड की उसको देख लेते हैं। तो राज्य की प्रस्तावित जो मांग है, तो अवध उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया जाए, ऐसी मांग है। हरित प्रदेश बनाया जाए उत्तर प्रदेश में ही। पूर्वांचल की अलग मांग है उत्तर प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को काट कर बुंदेलखंड बनाया जाए, बघेलखंड बनाया जाए, और बघेलखंड और बुंदेलखंड बनाया जाए, ऐसी मांगे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से मालवा का गठन किया जाए, मालवा राज्य का गठन किया जाए। राजस्थान में मध्य प्रदेश की मांग है। असम में बोडोलैंड की मांग है। मेघालय में गारोलैंड की मांग है। मिजोरम में चकमालैंड की मांग है। वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की मांग है। वेस्ट बंगाल में ही जंगल महल की मांग है, जंगल महल राज्य की। कर्नाटक में कोडागू की मांग है। तमिलनाडु में कोडागू नाडू की मांग है, कोंगू नाडू की मांग है। उड़ीसा में कोसल की मांग है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा की मांग है। गुजरात में सौराष्ट्र की मांग है और महाराष्ट्र में विदर्भा की मांग है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये जो यूनिट 8 का जो पूरा प्रकरण है खत्म होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इससे आपको एक लॉयल्टी बैच मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और कम से कम ये तो रहेगा कि आप गुरु दक्षिणा दे के पढ़ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि यूट्यूब से कमाई बहुत कम होती है दोस्तों, है ना। तो यही एक सहारा है जिसका मेंबरशिप आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो मेंबरशिप है उसमें, या जो यूट्यूब है, वो 50% जो शेयर है ले लेता है। तो अगर आप मान लो 50 रुपये या 100 रुपये लेंगे मेंबरशिप के माध्यम से, तो हमको 50 रुपये ही मिलता है, ऐसा रहता है। तो आप डायरेक्ट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूट करना है तो हमारे जो नंबर है, बेसिकली मेरा जो नंबर है 8461973948, वहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल की तरफ तो। और अगर नहीं करना चाहते, प्रेम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है, सब चल ही रहा है। पहली बार आप लोगों से ऐसा कोई डिमांड ऐसी है, बाकी ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो कम से कम शेयर तो कर ही दिया करिए। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, यूनिट 9 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।